Hello, my dear UPSC aspirants. I hope your preparation is going on in the right direction. So today we will be discussing the polity strategy under our prelims mode program. I hope आप सभी लोगों ने ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी देखकर उसको कवर भी कर लिया होगा। आज हम पॉलिटी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। देखिए, इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ सो इट इज़ वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब इसको कोर सब्जेक्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पॉलिटी से लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस हमको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन एरियाज पर आपको ध्यान देना होता है, कौन से सोर्सेज आप इसके लिए रेफर करेंगे और क्या एक ओवरऑल पॉलिटी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो पाए इस एरिया से। मोरोवर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि पॉलिटी में जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें जो आप एफर्ट डालोगे, जो आप इनपुट दोगे, उसका आउटपुट आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस वही स्टैंडर्ड सोर्सेज से हमको ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, चाहे आपकी वो एनसीईआरटीज़ हो या फिर लक्ष्मीकांत हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो येस, इट इज़ वन ऑफ द हाई यील्डिंग सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले हम एक टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। देखिए, हर सब्जेक्ट के कुछ यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से वो क्वेश्चन उठाते ही उठाते हैं। सो ऐसे ही पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन हमको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रियम्बल, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इन सबसे हमको हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक्स आपको बताने का क्या मीनिंग है कि जब ये टॉपिक्स मैंने बोले तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ, जब भी मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ूँ इन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान से पढ़ूँ। देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी जो है वो एक हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है। हाई यील्डिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस सब्जेक्ट को आप ऐसे कुछ आधा अधूरा नहीं पढ़ सकते हो, आपको होल हार्टेडली ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का मीनिंग क्या है कि इन टॉपिक्स को आपको और डेप्थ में कवर करना है कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं हो सकता है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज वेटेज की बात करें, तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बेसिक फीचर्स से, ओके, लाइक आपका प्रियम्बल हो गया, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, इससे अप्रॉक्सीमेटली हमको 12 to 15% ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी किस कंट्री से इंस्पायर होकर लिए हैं। देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 to 18% ऑफ पॉलिटी क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। पार्लियामेंट में जैसे आपको फोकस करना चाहिए ऑन टॉपिक्स लाइक चेयरमैन ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ओके, देन डिफरेंट मोशंस जो आप लोग भूल जाते हो, क्लोजर मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मनी बिल, इन सब पे भी फोकस करना चाहिए आपको। फिर जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू 16 to 20%। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेंटर्ड अराउंड द हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है आपको। उसके बाद हमें फेडरलिज्म और सेंट्रल स्टेट रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फेडरलिज्म में जैसे काफ़ी बार यूपीएससी इंटरलिंक करके भी क्वेश्चंस पूछता है, कौन से फेडरल फीचर्स हैं उसको इंडियन जुडिशरी से लिंक कर देगा। सेंटर स्टेट रिलेशंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ओके, मल्टीपल डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं सेंटर और स्टेट के, इसलिए ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई वी हैव मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सेंटर स्टेट रिलेशंस। लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस का मतलब आपका कौन सा अमेंडमेंट होगा, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ओके। इसमें देखिए कहाँ पर फंस जाते हो आप लोग, कौन से मेंबर्स पंचायत में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, कौन से मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की कॉम्पोजिशन क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है, 11th शेड्यूल में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, 12th शेड्यूल में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। देन इसमें एक क्रोनोलॉजी भी होती है कमिटीज़ की। फॉर एग्जाम्पल आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, देन जीवी के राव कमेटी, इन कमिटीज़ के बारे में बेसिक और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए ताकि एटलीस्ट अगर क्वेश्चन आए तो आप कंप्लीटली ब्लैंक नहीं हो और कुछ बेसिस पे मे बी आप शायद एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। उसके बाद आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में कौन कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले तो जो एग्जाम आप दे रहे हो यूपीएससी, ओके, देन वी हैव द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वी हैव द कैग, तो ये सारी बॉडीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। 12 to 15% ऑफ पॉलिटी क्वेश्चंस आपके इससे आते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इनको इनके प्रोविजंस याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आप लोग फेस करते हैं, ओके। कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, कितने मेंबर्स होते हैं,
मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है, मेंबर्स का टर्म क्या होता है, एक्सेट्रा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको दो टेबल बनानी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की और दूसरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। ये टेबल आपकी कैसे बनेगी, देखिए टेबल में डिफरेंट कॉलम्स होंगे। ओके, यहां पर आप बॉडी का नाम लिखोगे, जैसे कि कौन कौन सी बॉडी हो सकती है, फाइनेंस कमीशन हो गया, देन आपका यूपीएससी हो गया। ओके, ऐसे करके जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप उनको लिखेंगे। सबसे पहला कॉलम आप उसके आर्टिकल का लिखें। ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काम आ सकता है। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं याद आ रहा है तो कम से कम फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 तो लिख सकते हो ना। ओके, देन इसके बाद आप इसमें लिखिए कि जैसे कि आप या तो ये लिख सकते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या होती है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है, गवर्नर रिमूव करता है, क्या है रिमूवल प्रोसेस। ओके, देन आप इसमें लिख सकते हैं कोई अगर कोई भी स्पेशल फीचर है, मे बी जो आपको लग रहा है कि ये बॉडी ये काम कैसे परफॉर्म कर सकती है, तो आप कोई स्पेशल फीचर भी डाल सकते हैं। सो इस तरह से जब आप एक टेबल बनाएंगे, यस एक और कॉलम भी आप क्रिएट कर सकते हो, दैट इज टर्म का भी आप एक कॉलम क्रिएट करिए। 6 साल 65 ईयर्स ऑफ एज क्या टर्म है, क्या टेन्योर है। ओके, सो इससे क्या होगा, एक तो सभी बॉडीज के प्रोविजंस एक ही जगह पर आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी बॉडी के बीच में कोई भी कंफ्यूजन है, आप इस टेबल की मदद से उसको कंपेयर कर सकते हैं एंड दिस विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग इट इजीली। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसे कवर करनी है और कैसे याद करनी है। अब आगे कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के प्रोविजंस याद करने में। स्टिल अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि इसको कैसे याद करें, तो आप उस टॉपिक पे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ओके, कोई भी यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स की होती है, और उस टॉपिक पे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। पॉलिटी में जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। देन यू हैव टू फोकस ऑन द की अमेंडमेंट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन से की अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd 74th लोकल गवर्नमेंट में आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपकी प्रिपरेशन में होना चाहिए दैट इज़ कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, प्रीएम्बल होता क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो कौन से आर्टिकल के अंदर दिए हैं, कौन से पार्ट में दिए हैं, डीपीएसपीज क्या हैं, कितने टाइप्स के डीपीएसपीज होते हैं। ओके, व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़, कहाँ से इंस्पायर हुई है, कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लेकर आए। ओके, कौन से अमेंडमेंट से वो आई, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्या कोई फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जो बाद में ऐड हुई। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। अब ये फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको दो बेसिक सोर्सेज रेफर करने हैं, दैट इज एनसीईआरटीज एंड लक्ष्मीकांत। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा आजकल मटेरियल का एकदम आउटबर्स्ट हो रखा है, बट ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ लें वो पढ़ लें, नहीं, ये खत्म कर लो, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, इससे उठने वाला एक भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास टाइम है तो तुम डीडी बासु भी पढ़ लो, सुभाष कश्यप भी पढ़ लो। ओके, जो पढ़ना है वो पढ़ लो। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब आप ये अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं तब भी आप साथ साथ पीवाईक्यूज रेफर कीजिए। ओके, ताकि आपको समझ आए कि कोई भी टॉपिक अप्रोच कैसे करना है। ओके, किस तरह के क्वेश्चंस उस पर आ रहे हैं, तभी तो आप उस टॉपिक को ठीक से पढ़ोगे, वरना आप तो अपने हिसाब से पढ़ लोगे। तो इसीलिए आप पीवाईक्यूज रेफर करते रहिए और उसी के बेसिस पे जो भी चीज़ें आपको इसमें से याद नहीं हो रही है आप उसके थीम वाइज नोट्स बना सकते हैं। देन जब आपके नोट्स बन जाते हैं आप एक बार फिर से इसका प्रॉपर पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, जो कि इस वीडियो में अभी डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगी भी कि कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस किया जाता है। सो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व करने हैं और कब से कब तक के करने, मिनिमम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, दिस इज 2015 टू 2024 या 25 तक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, जब आपने क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आपने क्या किया, बेसिक्स बिल्ड कर लिए, अपने नोट्स बना लिए, पीवाईक्यूज लगा लिए। इसके बाद अब आपको देखना है कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको आता है और कितना आपको नहीं आता है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए सेक्शनल टेस्ट। ओके, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप पहले कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को टारगेट कीजिए, उसके मॉक टेस्ट लगाइए। सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। फॉर एग्जांपल विद इन पॉलिटी आपका पार्लियामेंट वीक है, स्टेट लेजिस्लेचर वीक है, गवर्नर वीक है, प्रेसिडेंट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है।
जो भी टॉपिक आपका वीक है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। ओके, लास्ट स्टेज आपकी होती है एलिमिनेशन की। यहाँ से तो आपको समझ आ रहा है कि आपके वीक एरियाज क्या है। ओके, किन एरियाज पे आपको फोकस करना है और क्या गलतियां कर रहे हो। एलिमिनेशन इज जहाँ पर आप लॉजिकल गेसिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, नॉलेज आपके पास है, लेकिन अब आप देखेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल गेसिंग आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने टेस्ट प्रैक्टिस की बात की है, तो मैं आपको एक टेस्ट स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ओके, सो पहला तो यही है कि आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, दूसरा ये है कि आपकी पीवाई की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब टेस्ट लगाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो सबसे पहले आप एक बार स्किम कर लो, स्किम थ्रू दी टेस्ट पेपर। ओके, आप देख लो कि टेस्ट है किस लेवल का, कितना आपने पढ़ा है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, एक्सेट्रा। एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। देन टेस्ट आप 3 राउंड्स में दीजिए। तो 3 राउंड्स में टेस्ट देने का क्या मतलब है, फर्स्ट राउंड में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आप श्योर शॉट है कि आपको आता ही है। ओके, फर्स्ट राउंड में आप शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सपोज करिए 50 क्वेश्चन है, उसमें से 20 आपको शॉर्ट शॉर्ट आते हैं, ये आपने सॉल्व करके साइड में रख दिए। इनका बबल भी उसी वक्त फिल कर दो। बबल फिल करने की प्रैक्टिस आप अभी से करते रहिए। लास्ट मिनट करेंगे तो डेफिनेटली वो मिस्टेक होगी कि आपने ऑप्शन सही मार्क किया लेकिन बबल गलत मार्क कर दिया। तो बबल फिल करने की प्रैक्टिस करते रहना है। सेकेंड राउंड में आप उस तरह के क्वेश्चन कीजिए जो आपको लग रहा है कि या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। ओके, 50-50 वाले क्वेश्चन आप सेकेंड राउंड में कीजिए। एंड देन थर्ड राउंड में आप अपना लॉजिकल गैसिंग लगाइए। ये कैसे करना है ये अभी हम PYQs के थ्रू समझेंगे। ओके, लॉजिकल गैसिंग का क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन मे बी यूजिंग योर कॉमन सेंस, यूजिंग योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। आपको आंसर एंटायरली नहीं आता है लेकिन शायद कोई ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये 3 राउंड्स हैं जिसमें कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। देन अब यही आपकी कहानी खत्म नहीं होती है। ओके, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको एनालाइज करना है कि आपकी मिस्टेक्स कहां पर हुई, क्या गलतियां आपने टेस्ट में की हैं। सो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हमें उसका एनालिसिस भी करना है। अब जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले तो देखो आपके कितने इनकरेक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं और कितने आपके स्किप हैं। ओके, करेक्ट वाले भी अगर कुछ गेस वर्क से सही हुए हैं तो उसको देखना है कि आपका गेस वर्क कितना काम कर रहा है। करेक्ट वाले तो चलो ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो, गेस वर्क वाले आप देख लेना। इनकरेक्ट वाले का आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है कि क्यों आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्यों गलत होगा क्वेश्चन, कुछ 3 to 4 रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। जैसे कि फर्स्ट रीजन हो सकता है कि मे बी वो टॉपिक आपके कंटेंट में ही नहीं था। एक रीजन हो सकता है कि आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया। ओके, पुअर रिवीजन। देन अनदर रीजन कैन बी कि आपको ठीक से याद नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, पुअर रिकॉल। और क्या हो सकता है रीजन, पुअर एप्लीकेशन। याद आया, आपने रिवाइज भी किया था लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आपको फेडरलिज्म पता है, आपको फेडरलिज्म याद भी आ गया लेकिन आपकी एप्लीकेशन गलत हो गई। ओके, फिफ्थ आपका हो सकता है सिली मिस्टेक्स। दैट इज आपने गलत बबल फिल कर दिया, आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, आपने देखा ही नहीं कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपने ठीक से क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं किया, आप टेस्ट देते वक्त बहुत जल्दी में थे, तो इस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब इन सबको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे कि अगर आपके कंटेंट में नहीं है और आपको लग रहा है कि कोई बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आप इसको ऐड कर लीजिए। इस इंफॉर्मेशन को आपको ऐड करना है अपने नोट्स में, अपने लक्ष्मीकांत में। पुअर रिवीजन, रिकॉल और एप्लीकेशन के लिए आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है और उसको रिवाइज करने की जरूरत है। सिली मिस्टेक्स के लिए आप पेशेंट और अलर्ट रहिए। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो कि आपको फॉलो करनी है फॉर अटेम्प्टिंग द टेस्ट।
ओके तो अब हमारे टेस्ट भी प्रैक्टिस हो गए, एलिमिनेशन टेक्निक हो गई है जिसको अभी हम डिटेल में समझेंगे और अंदर दी पीवाईक्यू एनालिसिस। नाउ एसेंशियल सोर्सेज आपके क्या क्या होंगे? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 11 की एनसीईआरटीज आपको रेफर करनी होंगी। इसमें कौन सी एनसीईआरटी आपको रेफर करनी है ये भी मैं स्पेसिफिक बता देती हूँ। तो आपको रेफर करनी है पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11, चैप्टर 1 इसका आप स्किप कर सकते हो अगर आप PSIR स्टूडेंट नहीं है तो। PSIR स्टूडेंट है तो पढ़ना पड़ेगा। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये दोनों ही क्लास 11 एनसीईआरटीज हैं। फिर आपको स्टैंडर्ड सोर्स इसका रेफर करना है, दैट इज योर लक्ष्मीकांत। लेटेस्ट एडिशन है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है तो करंट अफेयर्स से भी चीज़ें कवर हो सकती हैं। ओके इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो मे बी मेंस के लिए आप सुभाष कश्यप भी रेफर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द चैप्टर ऑफ पार्लियामेंट। करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन करना है हमको विद न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। PIB भी यूज कर सकते हो आप करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करने के लिए, एंड योर मंथली कंपाइलेशंस। ओके जो भी मंथली कंपाइलेशन आप यूज करते हो उसमें पॉलिटी के टॉपिक्स पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नर न्यूज में है तो गवर्नर का स्टैटिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके सो आई होप दी सोर्सेज आर क्लियर। दोनों करंट अफेयर्स और स्टैटिक। करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो टॉपिक करंट में बहुत ज्यादा होता है उसी से स्टैटिक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके की इनसाइट्स क्या है पीवाईक्यू से कि अब अगर हम देखें तो पॉलिटी में रोट लर्निंग से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि अभी मैं आपको पीवाईक्यूज के थ्रू दिखाऊंगी भी। देन गवर्नेंस फोकस ज्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा। इंटरलिंकिंग हो रही है थीम्स की फंडामेंटल राइट्स की जुडिशियल रिव्यू के साथ, और कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है। ओके जो भी अगर कोई न्यू बिल आ रहा है, न्यू एक्ट आ रहा है, रिसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी पे या आर्टिकल 19 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। की लैंडमार्क केसेस पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके यहाँ पर मैंने आपको सम ऑफ द लैंडमार्क कोर्ट केसेस दिखाए हैं, और भी काफी लैंडमार्क कोर्ट केसेस है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। सो कुछ लैंडमार्क कोर्ट केसेस हैं जैसे कि केशवानंद भारती केस, जिसमें कि आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई थी। देन वी हैव द SR बोम्बई केस जहाँ पे फेडरलिज्म की बात हुई थी। मिनर्वा मिल्स केस है जिसमें एक बैलेंस बनाने की बात की थी बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। नवतेज सिंह जौहर केस है जहाँ पर डीक्रिमिनलाइज करने की बात की गई है अबाउट सेक्शन 377। देन हमारे पास सबरीमाला केस भी है विच टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी। तो जो भी अब ये सिखाने का मतलब क्या है कि जो भी रीसेंट कोर्ट केसेस हो रहे हैं उन पे आपको ध्यान देना है। नाउ करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी करंट बिल है, एक्ट है, जैसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके वी सॉ PYQ ऑन दैट बिकॉज इट वाज इन न्यूज। सेंटर स्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज में तो उस पर आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल GST कंपनसेशन सेस एक्सेट्रा। गवर्नेंस रिफॉर्म्स जैसे कि न्यू क्रिमिनल लॉज बिल एक्सेट्रा। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो भी लेटेस्ट हो रहा है उस पर ध्यान देना है। ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अब हम एक PYQ एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो भी मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं कि लाइक स्टैंडर्ड सोर्सेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा हमको रेलिवेंस देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी थ्रू PYQs कि ये बातें कितनी सच हैं और कितनी नहीं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी is an essential feature that indicates that it is federal in character. This is an application based question. भले ही आपको फेडरलिज्म आता हो कि हाँ क्या कहते हैं, 2 यूनिट्स होती है, 2 लेवल्स पर यूनिट्स होती हैं, सेंटर एंड दी स्टेट, बट ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा एसेंशियल फीचर है कि अगर ये नहीं होगा तो फेडरल, हम उसको फेडरल बोल ही नहीं सकते। दूसरी बात देखिए, ये फेडरलिज्म का जनरल क्वेश्चन नहीं है, कह रहा है कि इंडियन पॉलिटी का कौन सा एसेंशियल फीचर है विद रेस्पेक्ट टू फेडरलिज्म। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको बता रही हूँ सारे ऑप्शंस पढ़ना, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल फीचर बोल रहा है। अगर आप एक ऑप्शन पढ़ के ही टिक कर दोगे, इट माइट बी कि कोई ऑप्शन थोड़ा ज्यादा सही लगे। ऐसे क्वेश्चंस में जो ऑप्शन सबसे ज्यादा सही लग रहा है उसको आपको टिक करना होता है। तो यहां पर हम देखते हैं, देन ऑप्शन बी क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम, तो ये तो कोई फेडरलिज्म का फीचर नहीं है ना, ये तो डेमोक्रेसी का फीचर लग रहा है हमको एक तरह से। देन यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट अ फीचर। फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल राइट्स अगर एनफोर्सिएबल होंगे तो ये तो लाइक अगेन इट इज अ फीचर विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, इट इज नॉट अ फीचर विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म। तो इन क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास बच रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, written constitution, bicameralism, independent judiciary are some of the essential features of federalism in Indian polity. Okay, चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट। सो पहला जो स्टेटमेंट है वो फैक्चुअल है, दैट इज कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। Second statement, no amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India. Third statement, all the disbursements made from public account also need the authorization from the Parliament of India. यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हम एलिमिनेशन ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट बस एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करती है। पब्लिक अकाउंट में क्या आता है, स्मॉल सेविंग्स, पीएफ एक्सेट्रा। तो जैसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट करोगे आपका बी और डी ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर आपको स्मॉल सेविंग्स या पीएफ इन सबसे पैसे निकालने हैं तो इसके लिए पार्लियामेंट से थोड़ी हमको ऑथराइजेशन चाहिए। सो हमने एलिमिनेट कर दिया बी और डी। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 1 and 2 and 2 ओनली। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 112 आपको अच्छे से पढ़ना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऐसे ही हमने ए भी एलिमिनेट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर दैट इज सी। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, दैट इज कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप अमाउंट नहीं निकाल सकते हो इफ इट इज नॉट ऑथराइज्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। सो द स्टेटमेंट इज कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर दिया गया है, सो दिस इज गिवन अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपको याद होना चाहिए। ये सारे प्रोविजंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कौन से डीपीएसपी में है, प्रीएम्बल हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन सी ड्यूटीज मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगेन देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखोगे, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कहाँ पर दिया हुआ है, आर्टिकल 17। ओके, इट इज नॉट गिवन अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा राइट आएगा, राइट टू इक्वालिटी। जैसे ही आप सेकेंड ऑप्शन हटाओगे यू हैव गॉट योर आंसर। नाउ इट डज नॉट मैटर कि आपको ये आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आपको पता है एम्प्लॉय, अगर आपको बस इतना पता होता कि अनटचेबिलिटी तो राइट टू इक्वालिटी में आता है आर्टिकल 17 में, और फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो आर्टिकल 14 to 18 सबसे पहले आता है। आई थिंक वो तो अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 29 and 30। ओके, दिस इज हाउ यू शुड डू पीवाईक्यू एनालिसिस एज वेल। मैंने आपको बताया था ना कि पढ़ाई करने के बाद आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। क्या मतलब है पीवाईक्यू एनालिसिस का, अगर आपको नहीं भी पता है पर फिर आप देखिए कि अच्छा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज कौन से आर्टिकल में आता है, और इन आर्टिकल को भी आप डिटेल में पढ़िए, बिकॉज इट माइट बी कि नेक्स्ट टाइम इन ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन के आ जाए। नेक्स्ट टाइम आर्टिकल 29 से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पीवाईक्यू एनालिसिस। मतलब ये नहीं है कि आंसर सिर्फ 1 and 4 है तो 5th या 6th क्लास के बच्चे की तरह 1 and 4 देख लिया, हाँ ठीक है पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। नो, दिस इज नॉट पीवाईक्यू एनालिसिस। ओके, पीवाईक्यू एनालिसिस इज कि अब तुम आर्टिकल 14 से 18 अच्छे से पढ़ो, 29 और 30 भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये देखो अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तुमको पता होगा प्रीएम्बल क्या है, फंडामेंटल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड कहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, सो इट इज रिफ्लेक्टेड इन दी प्रीएम्बल। ओके, क्या विजन था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का बिहाइंड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमको प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। ओके, वेयर दे वांट अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया, ओके, अ सोवरेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि ठीक है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एनसीईआरटी की रेलिवेंस क्या है। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज पिक्ड अप फ्रॉम एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होगी, जहां पे लेजिस्लेचर है, जहां पे पॉपुलर गवर्नमेंट है, जहां पे मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, या जहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन जहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट का जो मन आ रहा है वो ना कर पाए। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल हो,
पॉपुलर गवर्नमेंट नॉट नेसेसरी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, और गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर रही हो, वहाँ पे आर्बिट्ररी एक्शंस नहीं हो रहे हो. दिस इज नॉट नेसेसरी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल. ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर ली है. ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश मॉडल एंड द इंडियन मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना, इसीलिए इतना टाइम लेके क्वेश्चन समझा रही हूँ. तुम लोग भी इतना ही टाइम दिया करो क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. ब्रिटेन में पार्लियामेंट उनकी सोवरेन होती है, बट इंडिया में पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है थ्रू द बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. Second statement, in India, matters related to constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. बिल्कुल सही बात है. अगर किसी भी अमेंडमेंट एक्सेट्रा इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करती है. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर राइट एंड द आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें गार्जियन, हम बार बार बात कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू. ओके, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज फॉलो नहीं हो रही हैं तो कौन उसको गार्ड करेगा? इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, प्रेसिडेंट आपका एग्जीक्यूटिव में आ जाता है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव में, लोकसभा सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटिव. अब यहाँ पर बात क्या आती है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट तो कस्टोडियन है, फिर प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है? दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रीड. व्हाट इज लोकसभा सेक्रेटेरिएट? ये ऑप्शंस को आपको डिटेल में पढ़ना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इमरजेंसी. इनमें से कौन सा नेसेसरीली, अगर कहीं पे प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम होता है तो इनमें से कौन सा नेसेसरीली नहीं होगा? ओके, अगेन अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जहां पे आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट्स रूल के पीछे मोटिव क्या होता है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उसको हटा दिया जाता है. ओके, तो इसमें से रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डेफिनेटली होता ही होता है. सो यहाँ पर जैसे ही आपको पता चलेगा कि 2 होता है, आप ए, सी और डी हटा देंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा. सो बेसिक फिलोसफी पता होनी चाहिए आपको, बेसिक आइडिया पता होना चाहिए किसी भी चीज के पीछे का. जो डिसोल्यूशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, डिसॉल्व भी हो सकती है, सस्पेंड भी हो सकती है. लोकल बॉडीज डिसॉल्व नहीं होती है, वो कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ऑन नारी शक्ति वंदन अधिनियम. ओके, सो प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा. दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years. ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो बेसिकली द पर्पज ऑफ शोइंग दिस क्वेश्चन इज कि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि रिसेंटली ये एक्ट पास किया गया था और इसीलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये देखने को भी मिल रहा है. इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे आपने इसका आंसर निकाला. क्या आपने कुछ एलिमिनेशन लगाया, लॉजिकल गैसिंग की, या आपने ऑलरेडी पढ़ा था? और अगर आपका गलत हो रहा है तो वो भी आप बताइए कि क्यों आपका ये गलत हुआ. दैट इज कि क्या आप ठीक से रिकॉल नहीं कर पाए, आपने रिवाइज नहीं किया, आपने एप्लीकेशन सही नहीं की, आपने ऑप्शन सही से नहीं पढ़े. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ कुछ प्रूवन रिवीजन और प्रैक्टिस टेक्निक्स हम सीख लेते हैं. दैट इज कि एवरी वीक, ओके, हर 6 दिन में आप जो भी पढ़ रहे हैं 7th डे उसको रिवाइज कीजिए. और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप PYQs देख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी. मॉक टेस्ट प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए, जैसे कि मैंने आपको सिखाया. ओके, सिर्फ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. मंथली कंसोलिडेशन पर फोकस कीजिए और करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स करंट में है. PYQs पर फोकस करना चाहिए. ओके, कंटिन्यूसली टेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी. नोट्स को अपडेट करते रहिए करंट अफेयर्स से और एलिमिनेशन पर ध्यान दीजिए. देखिए प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि आपको आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, 35 से 40 के बाद आपको कुछ आने नहीं वाला है. ओके, एक एवरेज पेपर जो आता है, ज़्यादा 50 क्वेश्चन आते होंगे आपको, उसके बाद कुछ आने नहीं वाला है. लेकिन क्वेश्चन तो 70-80 सॉल्व करने, सो दैट विल बी डन थ्रू एलिमिनेशन. इसीलिए वो माइंडसेट आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए. तो पॉलिटी मास्टरी के लिए क्या क्या रोड मैप रहेगा आपका? फाउंडेशन बहुत अच्छे से बिल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ NCERTs एंड लक्ष्मीकांत. PYQs पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, टॉपिक वाइज PYQ प्रैक्टिस करते रहिए, वीकली रिवीजन कीजिए उनका, करंट टॉपिक से अपडेटेड रहिए और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आप हमारा प्रीलिम्स मोड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, तो उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं.